Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून मैम। हाँ भी आवाज आई। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon. So today we will discuss about Microsoft Excel. Yesterday I told you from MS Office we use Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint. So first we see about the Microsoft Word, है ना। Microsoft Word के बारे में हमने कल देख लिया था broadly. Now today we will discuss about Microsoft Excel. See, बहुत बार क्या होता है कि Microsoft Word में हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने जाते हैं, लेकिन जब हमारा डेटा नंबर फॉर्मेट में होता है दैट टाइम वी हैव टू यूज टेबल, राइट। क्योंकि वो नंबर जो है वो नंबर्स को मुझे एनालाइज करना होता है, उसके ऊपर कुछ फॉर्मुलेशंस लगाने होते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हम टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स अस टेबल, लेकिन वर्ड के टेबल में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। थोड़े छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जितने हम एक्सेल में कर सकते हैं उतनी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। I told you Microsoft Word is a document file. Now Microsoft Excel is a table, is a two-dimensional matrix table. Okay, इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। वो हमारा एक प्लेन पेपर होता है, लेकिन ये एक्सेल की जो फाइल होती है वो हमारी टेबल फॉर्मेट में होती है। और यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमको उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इन सेल बाय सेल। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है उसको कहा जाता है सेल, एंड वी हैव टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन विद इन दैट पर्टिकुलर सेल। तो जहां पे भी हम क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर को, वो पर्टिकुलर सेल क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, राइट। और उस सेल के अंदर ही हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वर्ड के जैसे हम फटाफट इंसर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हमको सेल सिलेक्ट कर करके ही इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। वो इसलिए क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हमारी हर अलग कॉलम में, अलग सेल में स्टोर होने वाली है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन होता है, इस फर्स्ट स्क्रीन में हमारे ऊपर में मेनूज जैसे हमने वर्ड में देखे थे उसी तरह के मेनूज होते हैं, लेकिन मेनूज में थोड़े अलग फॉर्मेट्स होते हैं। पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये दो तीन जो मेनूज है वो अलग है, उसमें अलग चीजें हमको वहां पे दिख रही है। होम में तो हमारे जो नॉर्मल होम वर्ड का है, पावर पॉइंट का है, वैसे ही है। एग्जैक्टली बिलो दैट हमको एक स्पेस दिखती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो फॉर्मूला बार में जाएगा, और जब हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो जिस सेल में हम इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो सेल में वो इंफॉर्मेशन वहां जाके स्टोर होती है। एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेक दैट सेल एज एन एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल कैसे करना है, वहां जाके उसको क्लिक करना है। सपोज मुझे ए, देखिए उसके नीचे इमीडिएटली नीचे आपको ABCD दिख रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे कॉलम्स के नेम, और 1 2 3 4 जो होते हैं वो हमारे होते हैं सेल के, मींस वो रो के नंबर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर इज एन सेल एड्रेस। क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने जाते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर है, तो उस लोकेशन का एड्रेस हमको पता होना चाहिए, ताकि हम वहां की इंफॉर्मेशन उस एड्रेस से ले सके। ओके, एंड फॉर दैट पर्पज एक्सेल ने क्या किया है, इसको एक यूनिक सेल एड्रेस डिफाइन करके रखा है। तो ईच एंड एवरी सेल हैज अ यूनिक सेल एड्रेस, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो दैट सेल गेट एक्टिवेटेड, वो हाईलाइटेड दिखता है हमको, और हम जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे वो हमारी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और कोई और इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, एंटर प्रेस करते ही वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सेल के लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। ओके, सो वी हमको ये चीजें क्या करनी है, केयरफुली देखनी है कि हम कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, हमको हमारा रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, और हमारी वैल्यूज कहाँ पे आनी चाहिए। ये हमको थोड़ा सा केयरफुली उस केस में
देखना होता है। ओके, डोंट वरी, दिस पर्टिकुलर सेल हैज अ यूनिक एड्रेस, और ये एड्रेस होता है कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। ओके, समझ गए इतनी चीजें? तो ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि हम जब भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं वो हमारी सेल बाय सेल जा रही है, राइट? अभी आप में से कोई बिगनर्स होंगे, किसी पर्सन को, किसी टीचर्स को आती भी होंगी ये सारी चीजें, लेकिन मुझे बिगनर्स के लिए थोड़ी चीजें बतानी होगी। तो जहां पे हम क्लिक करते हैं वहीं से हमारी इंफॉर्मेशन इंसर्ट होना चालू होती है। तो मैं सपोज वी आर द टीचर, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि सीरियल नंबर, या हमारा होता है रोल नंबर, हमारा फेवरेट है टीचर्स लोगों का रोल नंबर। देन मुझे सेकंड सेल में आना है, तो सेकंड सेल में कैसे आना है? देयर आर नंबर ऑफ वेज टू प्लेस द पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज ये जो मैंने डायमंड कीज कही थी आपको, एरो कीज, ये एरो कीज से आप इधर उधर नीचे ऊपर जा सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो, या आप माउस पॉइंटर से भी जा सकते हो, या आप टैब की से भी जा सकते हो, या आप एंटर की से भी जा सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसे फास्ट एंट्री होगी, वो सब देख के आपको जो भी सहूलियत से होगा उस उसका यूज, उस कीज का यूज करके आपको क्या करनी है, इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी। मैंने रोल नंबर A1 में डाल दिया है, B1 में मैंने मेरा पॉइंटर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर तीसरे सेल में जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी पेपर 1 के मार्क्स, फिर लिखूंगी पेपर 2 के मार्क्स, फिर लिखूंगी पेपर 3 के मार्क्स, फिर लिखूंगी पेपर 4 के मार्क्स। ठीक है ना? आप में से बहुत लोगों को आता है क्या, तो मैं फास्ट लूंगी, नहीं तो मैं स्लो लूंगी। कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है आप लोगों की? स्लो लीजिए मैम। स्लो लीजिए, ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले सेल में रोल नंबर डाल दिया, सेकंड में नेम डाल दिया, थर्ड में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 के मार्क्स। यस, यहाँ ये बोलिए, हाँ बोलिए सर। Madam, your voice is not clear. सर Your वॉइस voice is क्लियर not है, clear, madam. सर वॉइस क्लियर है मैडम सा, थोड़ा नहीं आ तुमच्याकडनं रही है मुझे। थोड़ा लो सर एक बार लो लीव आ रही करके है, फिर से ज्वाइन बहुत लो करिए, आ रही लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। आता येतोय का सर? है। ओके ओके ओके। येतोय का सर आवाज? हॅलो, मॅडम थोड़ा वॉइस इज कमी येतोय क्लियर. मॅडम आवाज। क्लियर आहे ना? हो हो. ठीक है, मैं थोड़ा सा म्हणजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। तो हमने क्या किया, रोल नंबर डाल दिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल दिया, लेकिन क्या होता है बाय डिफॉल्ट द विड्थ ऑफ दिस सेल इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, और 8 कैरेक्टर्स में मेरा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ये वहां पे पॉसिबल नहीं है दिखना, तो वो क्या करता है, उसको हाइड कर देता है। वो डिलीट नहीं होता है, सिंपली हाइड होता है थोड़ी देर के लिए। वी कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस सेल जस्ट बाय क्लिकिंग एट द सेल एड्रेस, उसको ड्रैग कर दीजिए तो वो सेल एड्रेस आपका, उसकी विड्थ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ये हम हमारे हिसाब से इसको कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हम उसको छोटा या बड़ा सेल विड्थ कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रोल नंबर दिखना चाहिए मुझे पूरा करके। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट मैंने इतना रखा है, मुझे और चाहिए तो और कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी सहूलियत से उसको कर सकते हैं। ठीक है, और भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैं आपको टाइम से बताते जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे डाल दिए, राइट? अब मुझे इन लोगों की एंट्री करनी है, तो रोल नंबर्स में कर रही हूँ 1, 2 एंड 3। 3 नंबर एंटर करने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्रीज करनी है, तो आई हैव टू जस्ट इंसर्ट द रोल नंबर्स। तो मैं 3 नंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी और उसको जस्ट नीचे तक के ड्रैग कर दूंगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उन लोगों की एंट्री मेरी रोल नंबर की अपने आप हो जाएगी। छोड़ दिया मैंने। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी यानी कितने भी 1000, 5000, लाख, 1.5 लाख, जितने भी आपके उसमें एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, अगर मैंने 101, 102, 103 लिखा, तो मेरी कॉन्सेक्यूटिव एंट्री कैसे होगी, उस हिसाब से होते जाएगी। ठीक है, देखिए उस हिसाब से मेरी हो रही है। अगर हम कुछ नया टेबल बनाना चाहते हैं
tan थीटा cos थीटा ऐसे कुछ निकालने के लिए, तो मैं 30 60 90 ऐसे एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे भी एंटर कर, रोल नंबर के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, और एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। तो इसको भी हम जहां तक के चाहिए वहां तक के उसको खींच सकते हैं, तो अपने आप आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। अगर मेरा नंबर 2001 2002 2003 इस हिसाब से है, ईयर्स में डाल रही हूँ, तो आई कैन ड्रैग दैट। तीन नंबर से आपको डालने हैं और ड्रैग करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर्स के लिए। ऐसे ही मुझे करना है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो मेरा क्या होगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगी मैं, तो ये मैं उसको ड्रैग करते जाऊंगी तो वो अपने आप बनते जाएंगे। सेम वे अगर मुझे जनवरी फरवरी करना है, तो जैन फेब मार्च, मैंने 3 डाल दिए हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लिया है, और मैं नीचे तक के उसको ड्रैग कर लेती हूँ, जितना भी मुझे चाहिए मैं उसको यूज करते जाऊंगी, ठीक है। अभी तो हमारा है रोल नंबर का एम, तो हम डाल रहे हैं 1 2 3 एंड देन आई ड्रैग द नंबर्स, एक 8-10 नंबर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। देन नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी हमको इसी तरह से डालना है, सोनू, मोनू, कविता, सोहम, संजय, गीता, राधा, मोहन, और क्या है आपके इसमें, कोई नाम बता दीजिए एक दो, प्रीति, गोविंदा, ठीक है। कोई भी नाम डाल दीजिए, मैंने अभी ऐसे डाल दिया है, या फिर मैं किसी लिस्ट को भी ला सकती हूँ। देन वी हैव टू इंसर्ट द मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स। तो ये सोनू को पहले पेपर में कितने मिले, है ना, ये हमारा हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको आउट ऑफ 50 देने हैं, आउट ऑफ 20 देने हैं, आउट ऑफ 100 देने हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे उसकी एंट्रीज कर सकते हैं। देखिए आप एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आपको एंट्री करते समय ये ध्यान देना है कि जितने आउट ऑफ हमने दिए हुए हैं उतने ही आउट ऑफ वहां पे आने चाहिए, राइट। अगर मैं 20 आउट ऑफ मार्क्स दे रही हूँ और 23 इंसर्ट कर रही हूँ, तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या एंट्री करनी है, मुझे क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ वैलिडेशंस यहाँ पे लगाना चाहूंगी तो मैं वहां पे लगा सकती हूँ। तो वैलिडेशंस का जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, टाइम मिलेगा वैसे, लेकिन अभी हम आउट ऑफ 100 यहाँ पे मार्क्स डाल रहे हैं, तो मैं दे रही हूँ इनके मार्क्स। तो ये हो गए पेपर 1 के मार्क्स। देन हम डाल रहे हैं पेपर 2 के मार्क्स। मैं कुछ देख नहीं रही हूँ किसी का नाम, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं एंट्री करते जा रही हूँ, ठीक है। देन पेपर 3 के मार्क्स, तो एंटर एंटर करके मैंने क्या किया, ये चीजों की एंट्रीज यहाँ पे कर दी। सॉरी, एक्सेल क्या करता है, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, एक्सेल को कहते हैं वेरी स्मार्ट। क्यों, क्योंकि ये फटाफट एंट्रीज आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, it allows us to insert 3 types of data, character, numbers and formula। तो जैसे ही हम नंबर्स डाल देते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसको राइट अलाइन, जैसे ही हम कैरेक्टर डाल देते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेता है इसको लेफ्ट अलाइन, और जैसे ही हम फॉर्मूला डालते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है फॉर्मूला। अभी मुझे टोटल निकालनी है इन चीजों की, इन सब लोगों की, तो मुझे क्या करना है, इन नंबर्स की टोटल लेनी है। सोनू के 5 पेपर के मार्क्स की टोटल यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी, एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव टू इंसर्ट फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू का यूज करके हम क्या करेंगे, ये सेल एड्रेस से उनकी वैल्यूज लेंगे। अगर मैं ऐसे करती हूँ 63 प्लस 33 प्लस 33 प्लस
52 प्लस 66। तो ये इसके फर्स्ट पेपर के मार्क्स हो गए, एंटर कर दिया, सम आ गई। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में इसको ये 33 की जगह 83 मार्क्स है, तो 83 चेंज करने के बाद इसके मार्क्स एंट्री फिर से अपडेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वैल्यूज लिए हैं, और वैल्यूज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उस एंट्री में जाके यहाँ पे 83 इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब अगर हम मैन्युअली एंट्री करेंगे और मैन्युअली वैल्यूएशन करेंगे और मैन्युअली एडिटिंग करेंगे और फिर से फॉर्मूला को मैन्युअली, तो फिर मैन्युअल में और हमारे कंप्यूटराइज में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, we don't want to make it manually, and that's why we are going to use the computer systems using the formula in Excel. अब अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है तो मैं क्या करूंगी, ये वैल्यूज ना लेते हुए इस सेल का एड्रेस लेते जाऊं। मैंने आपको एड्रेस कैसे लेना है ये भी पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू, अब मेरा एड्रेस क्या है, मेरे सोनू के पेपर 1 के मार्क्स कहाँ पे है, इस लोकेशन पे, एंड एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन इज C2 प्लस P2 के मार्क्स कहाँ पे है, D2 पे, प्लस पेपर 3 के मार्क्स कहाँ पे है, E2 पे, प्लस पेपर 4 के मार्क्स कहाँ पे है, F2 पे, प्लस एंड पेपर 5 के मार्क्स कहाँ पे है, G2 पे है। तो मैंने क्या किया, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन इंसर्ट द मार्क्स। अब अगर इसके मार्क्स यहाँ पे 83 ना होते हुए 23 थे, तो क्या होगा, एंटर करते ही उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आई डोंट हैव टू गो दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उसको एडिट करना की जरूरत नहीं है, यहाँ जाके फॉर्मूला को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम यूजिंग हियर एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। फिर से मैं यहाँ आती हूँ, उसके मार्क्स 83 कर देती हूँ, तो मेरी एडिटिंग इमीडिएटली हो जाएगी। एक्सेल उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेगा और स्मार्टली उसको अपडेट भी कर देगा। अब ये एक ही जगह पे है, आगे चल के जब हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये बहुत जगह पे आने वाली है, और आगे आने वाले सारे फॉर्मूलाज में भी आने वाली है, और आगे आने वाले सारे चार्ट्स में भी आने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेल में क्या करते हैं, हम नॉट ओनली डेटा एंट्री, हम डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा फॉर्मुलेशन, डेटा के ऊपर बने हुए हमारे ग्राफ्स भी हम उसको बनाने वाले हैं। तो वो जो ग्राफ्स हो गए वहां पे भी हमारा पूरा डेटा इमीडिएटली अपडेट होते जाएगा, बिकॉज एक्सेल स्मार्टली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सी वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर सेल एड्रेस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस सेल एड्रेसेस, नॉट द वैल्यू एट दैट सेल। ओके, अब एक बार मैंने इसको एंट्री कर दी तो जस्ट आई हैव टू कॉपी इट, ड्रैग कर दिया, तो सभी लोगों की एडिशन हमारी बन गई है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे टू ऐड द डेटा, है ना। अब ऐड करने के लिए मुझे हर बार, अगर मेरे ये अभी 5 ही सेल है तो मैं 5 सेल का एड्रेस मैंने दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की जो ये वाली लाइन है, इसमें मेरे 10-12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब मेरे 1 लाख स्टूडेंट होंगे तो मैं क्या उन 1 लाख लोगों के सेल एड्रेसेस लिखते बैठूंगी क्या, नहीं। In that case we can use the formula equal to sum, और sum के साथ में दे दूंगी range of that particular data। अब ये range कौन सी होती है, तो ये C2 से चालू हो रही है, C2 कोलन कहाँ तक के है, C11 तक के है। तो मेरी वो रेंज का डेटा मैंने क्या कर दिया, इमीडिएटली यूजिंग द फॉर्मूला उसकी सम कर, राइट। और एक सिंपल वे है कि जिससे हम ये सम का फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, वो है समेशन का सिंबल। दिस समेशन हेल्प्स अस टू इमीडिएटली डू द सम ऑफ योर एग्जिस्टिंग रेंज। जो इस सेल के ऊपर में डेटा है उसी रेंज के डेटा को इसने क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे डेटा की सम भी यहाँ पे कर सकते हैं, यूजिंग सेल एड्रेसेस, यूजिंग द सेल रेंज, एंड यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज समेशन, ऑटो सम जिसको कहा जाता है, वो समेशन का यूज करके भी हम इमीडिएटली सम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल तो हमारी हो गई है, उसके बाद मुझे निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज के लिए मुझे वैल्यू लेनी है ये टोटल डिवाइडेड बाय
मेरे 5 पेपर्स है तो इक्वल टू मेरा टोटल कहाँ पे है, H के 2 पे है, H2/5 मेरा परसेंटेज निकल गया. देन आई मेक द कॉपी ऑफ दिस फॉर्मूला. सभी लोगों का परसेंटेज इमीडिएटली निकल गया. अब ये सिंगल डिजिट में आ रहा है ना, डेसिमल जो प्लेसेस है वो सिंगल है, मुझे इसको और 2 डेसिमल में चाहिए या डेसिमल नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से इमीडिएटली कर सकते हैं बिना डेसिमल का और 1 डेसिमल का. ठीक है, ये फॉर्मेटिंग्स हमारे हैं, हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. देन हमारा होता है रिजल्ट. फेवरेट है रिजल्ट. अब रिजल्ट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग बिगनर्स है तो मैं 2 रिजल्ट्स आपको बताने वाली हूँ. पहला वाला जो रिजल्ट है वो एकदम सिंपल है. सिंपल यानी बेस्ड ऑन द परसेंटेज. अगर हमारा परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो वो स्टूडेंट पास है, नहीं है तो वो स्टूडेंट फेल. ऐसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालने वाली और उसके बाद हम हमारा जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला होता है वो हम डालेंगे. ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला है इक्वल टू इफ. ठीक है, इफ द वैल्यू एट परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पे है, I के 2 पे. If the value at I2 is greater than or equal to 50, comma, result is pass, comma, result is fail. Bracket complete, enter. अगर 50% से ज्यादा परसेंटेज है तो ही वो पास होगा, नहीं तो वो फेल. तो देखो हमारे इसमें एक ही है, राधा जो है वो फेल हो गई है, बाकी सब लोग पास है. ठीक है, क्योंकि उसके परसेंटेज 50 से कम हुए हैं. ठीक है, लेकिन हमारा ये रिजल्ट नहीं होता है. हमारा रिजल्ट कैसे होता है, यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से होता है. वो कैसे होता है, हर पेपर में उसको पास होना है. समझ रहे हो? तो इक्वल टू इफ अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी हर जगह पे उसको कन्फर्म करून घ्यायचे नाही तर जे आहे त्याचे पूर्ण. क्या हो गया सर, ते आपल्याला कळावं कसं सर? हेलो. नाही मॅडम, त्यांचा माईक ऑन होता, कंटिन्यू करा. अच्छा, हम्म. ओके ओके. सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक एक सेल को चेक करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैंने ये एंड हमको 5 बार लगाना था, वो 5 बार का एंड मैंने एक ही जगह पे ले लिया है. एंड एवरी टाइम वी आर चेकिंग द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर सेल लोकेशन. तो पेपर 1 के मार्क्स कहाँ पे है हमारे, C2 पे है. अगर C2 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होते हैं, कॉमा D2 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होते हैं, कॉमा E2 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होते हैं, कॉमा. ये कॉमा क्या करता है, एवरी टाइम एंड पे जाता है. ठीक है, E2 के बाद कहाँ पे हमारे F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35. अगर वो C, D, E, F एंड G ये पांचों यानी पेपर 1, 2, 3, 4, 5 में 35 और उससे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं एंड एवरी टाइम हो रहा है, तो क्या होगा, वो पास हो जाएंगे. कोटेशन कंप्लीट, कॉमा, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. ठीक है, अब हम इसको नीचे तक के ड्रैग कर देते हैं. देखिए यूनिवर्सिटी का रिजल्ट और हमारा रिजल्ट, इसमें बहुत अंतर आ गया. हमारे इसमें सभी लोग पास थे एक्सेप्ट राधा मैडम फेल थे. यहाँ पे अब बहुत ज्यादा लोग फेल हो गए. क्यों फेल हो गए हैं, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया है. अब देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन जो है कविता, ये फेल हो गई है ये पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में इसके 25 मार्क्स आए हुए. फिर इसने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, रिवैल्यूएशन के बाद पता चला कि इसको 65 मार्क्स थे. तो एडिटिंग में 65 जैसे ही होते हैं उनका रिजल्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है. तो टोटल परसेंटेज रिजल्ट एंड दूसरा वाला रिजल्ट हर जगह पे उनका क्या होगा, एडिटिंग अपडेटिंग अपने आप हो गया.
ठीक है। फिर हमारे ये प्रीति नाम की जो लड़की है ये भी फेल हो गई है, ये भी एक ही पेपर में फेल हो गई, इसने भी रिवैल्यूएशन में डाल दिया है, तो इसको भी 69% मार्क्स आ गए। तो देखिए इमीडिएटली जैसे ही हम एक जगह पे एंट्री करते हैं तो वो अपडेट अपने आप हो जाता है, जहां जहां पे ये वैल्यूज आ रहे हैं वहां वहां पे ये अपडेशन अपने आप हो जाता है और वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। समझ गए आपको यहाँ तक के? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? हाँ, समझ गया पक्का? आप लोग कर सकोगे? यस मैम। कर सकोगे, ठीक है। तो देखिए ये एक सिंपल वे है टू इंसर्ट द डेटा इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, है ना। ये जो वर्कशीट होती है इसमें हम इस तरह से एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटे छोटे, जैसे मैंने ये आपको फॉर्मूला बता दिया सम का फॉर्मूला, है ना, इक्वल टू सम, उसी तरह से क्या होता है हमारे और बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो उसमें हमारे फॉर्मूलाज है, सपोज मुझे मिनिमम वैल्यूज यहाँ से निकालनी है कि सबसे कम मार्क्स किसको मिले, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको किसको मिले हैं, एवरेज मार्क्स किसको मिले हैं, ये भी चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा मिनिमम मार्क्स निकालना है तो आई कैन पुट फॉर्मूला इक्वल टू MIN इनसाइड द ब्रैकेट, हमको ये रेंज देनी है, रेंज इज C2 colon sorry equal to MIN inside the bracket C2 colon C11। देख लीजिए एक बार कि हमारी रेंज बराबर हाईलाइट हुई है कि नहीं हुई है। हमने जो सिलेक्शन किया है वो क्या करता है, हाईलाइट करके दिखा देता है। तो हमारा, अरे मैंने गलत जगह पे फॉर्मूला कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई यहाँ पे। उसके बाद हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला होगा इक्वल टू MAX एंड अगेन द सेम रेंज C2 colon C11। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला तो डाल दिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जब ये फॉर्मूला डाला है तब हमारी यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट हुई है and that space becomes a character, है ना। मैंने आपको जब भी कहा था कि एक्सेल क्या करता है, एक्सेल अलाउज अस टू इंसर्ट 3 टाइप्स ऑफ डेटा, कैरेक्टर, नंबर्स एंड फॉर्मूला। वो आइडेंटिफाई करता है फोर्थ सेल लोकेशन से कि ये जो वैल्यू है वो क्या है। फोर्थ सेल पे अगर हम कैरेक्टर डालते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है दिस इज ए कैरेक्टर, नंबर्स चालू करते हैं 0 से 9 तो हो जाता है नंबर, और इक्वल टू दिखते हैं तो हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए बता दिया कि अगर गलती से भी ऐसा कुछ हो गया तो डरने की कोई बात नहीं है। हमने जो फॉर्मूला डाला है इधर आप फिर से डाल दीजिए, यहाँ आप देख लीजिए कि फोर्थ सेल लोकेशन पे स्पेस तो नहीं आई, ठीक है। देन हम निकाल रहे हैं एवरेज। एवरेज के लिए इक्वल टू, यहाँ पे हमको पूरा लिखना है AVERAGE एवरेज ऑफ C2 colon C11। तो ये आ गया मेरा एवरेज, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को मैं जस्ट ड्रैग कर देती हूँ इधर तक के, तो ये सारी चीजें मेरी आ गई कि पेपर 1 में किसको मिनिमम है, 2 में, 3 में, 4 में मिनिमम परसेंटेज कितने हैं, देन मैक्सिमम कितने हैं हर चीज के, देन एवरेज क्या आ रहा है हर पेपर का। ये चीजें हम इमीडिएटली यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एवरेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये हमको पता था करके हमने ये फॉर्मूला डाल दिया है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं कि जो हमको पता नहीं होते हैं लेकिन हमको उसको डालना होता है। तो ये हमारे फॉर्मूला नाम का जो टैब है ऊपर में, वहां पे हमारे क्या होती है सारे फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, देन मोर फंक्शंस, यहाँ पे और एक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, यहाँ पे है एवरेज। देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे फॉर्मूला, लेकिन मैं अभी आपको डेमो के लिए बता रही हूँ एवरेज। मैंने एवरेज का फॉर्मूला ले लिया। मुझे क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का आंसर कहाँ पे चाहिए वो देखना है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मेरा आंसर कहाँ पे है,
कहीं और जगह पे है ना। मुझे एवरेज निकालना है पेपर 1 का और मैं कर्सर रख रही हूँ परसेंटेज की जगह पे। तो वैसे नहीं करना है आपको, आपको ये केयरफुली देखना है कि मेरा पॉइंटर्स कहाँ पे है, मेरा कर्सर कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, और मुझे अभी इसी रेंज का डेटा लेना है, इसी के नीचे मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, देन आई सिलेक्ट फॉर्मूला, फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस एंड एवरेज। अभी देखिए इसने रेंज दे दी है C2 टू C15। ये वाली रेंज है क्या हमारी? नहीं है, हमको कोई और रेंज मुझे अगर पता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बार अभी तक किया है, C2 टू C11 वाली रेंज है, मैं इसको यहाँ पे इमीडिएटली एडिट कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमको पता होता है कि कौन सी रेंज मुझे लेनी है। तो ये बाजू में जो यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल वाला सिंबल, इसको क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे आइए हमारी शीट में और जितना हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगेन क्लिक एट द सेम लोकेशन, उसी को, और देखिए C2 टू C11 यही मेरी रेंज थी, वो रेंज मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे आपको वो आंसर भी दिखा रहा है, 65 इज द आंसर ऑफ योर रेंज। मुझे और एवरेज दो तीन नंबर्स का निकालना है, दो तीन अलग अलग लोकेशन के नंबर्स का निकालना है, तो मैं और एक रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। ठीक है, एवरेज यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, नाउ वी कॉपी दिस रेंज। ये जो मैंने फॉर्मूला डाला था इसको तुरंत मैंने कॉपी कर दिया। देखिए ये हमने डाला हुआ फॉर्मूला की रेंज है, और ये हमने यूजिंग द, ये जो मेनू में से लिया है वो फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला का आंसर और यहाँ पे आया हुआ आंसर एक जैसे ही है। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं वो वैल्यूज, और हमने फॉर्मूला से लिए हुए वैल्यूज, हमने डाले हुए फॉर्मूला से वैल्यूज हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स में ये सारे फॉर्मूलाज हैं, काउंट है, टेस्ट है ना, मिनिमम मैक्सिमम है, देन मोड है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन तुम्हारा टी टेस्ट है, ऐसे कर करके जेड टेस्ट तक के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल है। आप उन फॉर्मूलाज का यूज करके अपना काम कर सकते हो, आप अपना फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। एवरेज का भी फॉर्मूला मैंने निकल के बता दिया आपको। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन ए चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, है ना। मुझे अब इस डेटा का यूज करके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाने हैं, राइट। तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं हमारा डेटा, और मैंने ले लिए पांचों पेपर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हेलो, हाँ बोलिए। देन वी क्लिक एट द इंसर्ट मेनू। इंसर्ट में हमारे ये सारे अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। देर आर 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स, और उसके अंदर आने वाले सब चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने लेती हूँ कॉलम वाला चार्ट, एंड कॉलम के साथ में सिंपल कॉलम ले लेते हैं हम, तो इमीडिएटली हमारा चार्ट बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये जो चार्ट है इसमें यहाँ पे नीचे में सब स्टूडेंट्स के नाम है, और ये उनके पेपर्स है, एंड रिस्पेक्टिव पेपर्स के लिए अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के दे दिए हैं। तो दिस इज ए सिंपल चार्ट ऑफ ऑल पेपर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। अभी कभी कभी कैसे होता है कि इंडिविजुअल पेपर का भी मुझे चार्ट बनाना होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए मैं लेती हूँ इंसर्ट लाइन, मेरी एक सिंपल लाइन बन गई। कैसे मार्क्स आ रहे हैं पेपर 1 के लिए, इसको भी मैं अलग जगह पे ड्रैग करके छोड़ देती हूँ। दो तीन लोगों का कंपैरिजन करना है, दो पेपर का कंपैरिजन करना है हमको, तो हम दो पेपर्स के लिए फिर से हम हमारी लाइन वाला बार ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। देन अगर मुझे
इन कंपैरिजन को किसी और मोड में दिखाना है तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इंसर्ट, तो मैंने ये बार ले लिया है, एक के ऊपर भी एक ले सकते हैं, एक के साथ भी ले सकते हैं, तो ये वाला बार भी हो गया है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं और हमारे चार्ट को यहाँ पे बना के रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम चार्ट बनाते हैं इमीडिएटली हमारे चार्ट बन जाते हैं। एक सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपनी रेंज सिलेक्ट कर दीजिए और F11 को प्रेस कर दीजिए, तुम्हारा चार्ट बन जाएगा। ठीक है, फास्टेस्ट वे टू डिजाइन ए चार्ट, राइट। अब ये जो चार्ट बनते हैं, ये चार्ट हमारे जहां पे हम काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट में ये चार्ट्स बने रहते हैं। तो हमको क्या करना होता है, एवरी टाइम वी हैव टू रीशफल एंड वी हैव टू शिफ्ट दिस चार्ट टू द डिफरेंट लोकेशन। उसी शीट में मुझे क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ऐसे ना करते हुए मैं क्या कर सकती हूँ, इन चार्ट को किसी और लोकेशन पे स्टोर कर सकती हूँ। तो क्लिक एट द चार्ट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मूव द चार्ट, मूव दिस चार्ट टू द न्यू लोकेशन। तो मेरा ये चार्ट 1 हो गया जिसको मैंने न्यू लोकेशन पे स्टोर कर दिया है। ठीक है, फिर से मैं मेरे शीट में आ गई और ये जो दूसरा वाला चार्ट है इसको मैंने मूव कर दिया, मूव द चार्ट, चार्ट जगह पे चला गया। फिर से मेरी ओरिजिनल शीट में मैं आ गई एंड और मेरे जो चार्ट था तीसरा वाला चार्ट, इसको भी मैंने मूव कर दिया, मूव द चार्ट। ये ना बहुत आगे आगे आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट को क्या कर सकते हैं, अलग लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट 3 आ गया। देखिए ये जो हमारा चार्ट 2 था, इसको मैंने एक के ऊपर एक ऐसे बनाया था, मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहीं से चेंज द चार्ट टाइप में जाके उसको चेंज कर सकती हूँ। मुझे एक कॉलम वाला चाहिए था इस टाइप का, तो मैं उसको इमीडिएटली उसको चेंज कर सकती हूँ। इसी चार्ट के साथ में मैंने जो ये स्टूडेंट्स के नाम एक्स एक्सिस पे और मार्क्स वाई एक्सिस पे लिए थे, ये भी मुझे चेंज करना है। तो आई कैन स्विच द रोज एंड कॉलम्स एंड इमीडिएटली मेक द न्यू चार्ट। वो कैसे है, हमने उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही चेंज कर दिया, तो मेरा चार्ट क्या हो गया, किसी और स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मुझे फिर से ओरिजिनल चाहिए, उसी पे क्लिक कर दो या अनडू कर दो कंट्रोल Z, तो आपका ओरिजिनल चार्ट आपके पास में आ जाएगा। देन यहाँ पे होते हैं चार्ट लेआउट्स। अब ये चार्ट लेआउट्स क्या करते हैं, चार्ट लेआउट्स में हम हमारे पूरे जो लेआउट्स है वो चेंज कर सकते हैं। लेआउट्स में क्या आता है कि चार्ट का टाइटल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। ये कौन सा किस चीज के लिए चार्ट है, तो ये रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2021। तो जो भी हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे वो हमारा हेडिंग यहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा। ये दूसरा स्टाइल है जिसमें हमारे वैल्यूज वहां पे दिख रहे हैं। कभी कभी हमको ये जो चार्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। एक्सप्लेन का मीनिंग होता है कि हम अगर कुछ रिजल्ट परसेंटेज दिखाना चाहते हैं, कुछ एकेडमिक कैलेंडर्स का हमारा रिव्यू दिखाना चाहते हैं, कहीं पे हम हमारा इनकम एक्सपेंडिचर दिखाना चाहते हैं, कहीं पे हमारा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमिक ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे हमको वैल्यूज होना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो लोकेशन है इसका वैल्यूज हमको पता नहीं होता है और इतना बड़ा चार्ट हमको मगअप करना भी पॉसिबल नहीं होता है और दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे वो वैल्यूज दिखा देते हैं ताकि हम उसको वहीं के वहीं एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, ध्यान कुछ भी नहीं है, थोड़ा अलग वाला स्टाइल है। तो ये सारी चीजें हम यहीं पे, और मैंने जैसे आपको कहा कि मैं मगअप नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं उसको शो कर सकती हूँ। अगर मेरा चार्ट थोड़ा छोटा है तो मैं उस चार्ट को यहाँ पे
इसी ग्राफ के साथ में नीचे इमीडिएटली उसके साथ में उसको शो करते हो, सो दैट किसी को दिखाना है हमको कि एकेडमिक हमारा ग्रोथ क्या है, या हमारा इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, या हमारा खुद का पब्लिकेशंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे उसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लेआउट से, बहुत सारे लेआउट से, वो सारे आप अपने इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ले सकते हैं। देन कलर कॉम्बिनेशंस का भी ऑप्शन यहाँ पे है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है, और उन कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो चार्ट बन गया है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट द उसका उसको फिल कैसे करना है, अगर फिल किसी पिक्चर से करना है, किसी पर्टिकुलर टेक्सचर से करना है, किसी पैटर्न से करना है, या फिर किसी कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, 3D में लाना है ना, 3D में उसका अलग अलग टेक्सचर देना है, ठीक है नहीं, फिल इफेक्ट्स करने हैं। टेक्सचर के साथ में हमारा और एक ऑप्शन होता है, पिक्चर भी होते हैं। हम किसी पिक्चर को भी यहाँ पे लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा के दिया है आपको, शायद यहाँ पे एक किसी पिक्चर में किसी इसमें मैंने एक पिक्चर भी लगा के रखा था। देखिए ये जो चार्ट वन है, इसमें जो वैल्यूज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम शीट में जाते हैं और दो अलग अलग कॉन्सेक्यूटिव सेल्स को लेके एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के नाम हैं, हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से उसको बना रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने इंसर्ट एंड पाई चार्ट, ये मेरा पाई बन गया है। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं मूव द चार्ट टू द न्यू लोकेशन। अब दिस टाइम आई कैन चेंज द नेम ऑफ द चार्ट, पाई चार्ट। आगे अब ये जो सेल की वैल्यूज है, इसको भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, वैल्यूज विथ नेम्स, सिंपल वैल्यूज, कुछ भी नहीं, है ना, तो कुछ कॉम्बिनेशंस में, कुछ परसेंटेज में, ये सारी चीजें हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग कलर्स में, ये हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए अगर हम किसी पैटर्न का यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम करेंगे फिल, फिल में करेंगे पिक्चर, पिक्चर में जाके अगर हमारे पास पिक्चर है एक हाथ, देखती हूँ मैं पिक्चर है क्या, मेरे पास पिक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, पिक्चर नहीं लेते हैं हम क्योंकि पिक्चर नहीं है मेरे पास ज्यादा। अच्छा, पिक्चर्स, एकच पिक्चर आहे माझ्याजवळ, आला का बघा बरं पिक्चर, पिक्चर तो आ गया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पिक्चर बहुत छोटा सा है ना। पिक्चर आपको आ गया है यहाँ पे। अगर हम किसी चीज को पिक्चर से भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। पिक्चर तो आ गया लेकिन वो पूरा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टेक्सचर ले लेते हैं हम, टेक्सचर टेक्सचर से उसको फिल कर देते हैं सो दैट वो आपको दिखाई देगा। देखिए, है ना, ये अलग टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। यानी हर चीज का हमारा वैल्यूएशन जो है वो अलग अलग स्टाइल में हम उसको दिखा सकते हैं, है ना। सपोज सपोज मेरा ये पूरा जो
पाई चार्ट है वो मेरे किसी पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के रिलेटेड है, कि मैंने अगर किसी क्रॉप का प्रोडक्शन लिया है तो हर सीजन वाइज मेरा प्रोडक्शन कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, और उस प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मेरा सेल्स वाला रिपोर्ट है तो हर ईयर में या हर सीजन में या हर डे में मेरा कौन से प्रोडक्ट्स कौन से परसेंटेज में सेल हो रहे हैं या परचेस हो रहे हैं या कुछ भी हमारा जो भी डेटा है, हम उसको उसका पिक्चर यहाँ पे डाल के हमारा प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। समझ गए? तो दिस वे यू कैन मेक योर पिक्चर्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस एक्सेल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्या? सर कोई डिफिकल्टीज है तो पूछिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द एडवांस फीचर्स। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर. हाँ, क्योंकि क्या है, नसेल डाऊट तर तसं सांगा. चीजें थोडी नई है, समझने में थोड़ा झोपले का सगळे? मला तेच वाटलं. गो फॉरवर्ड मॅम, गो फॉरवर्ड, नो डाउट. ओके ओके. तारीख टाकायची नंबर टाकायचा दुसरं काही. काय म्हणतात सर? पुढे चला म्हणतात आहे. पुढे चला म्हणतात. ठीक आहे, कारण काय होतं की खूप वेळ एकदम बडबड ऐकली ना की झोपायला येतं. तसं क्लासमध्ये झोपले नाही आहेत ना तुम्ही लोक? नवीन गोष्टी नाही ऐकतात. जिवंत आहे मॅडम, बिलकुल जिवंत आहे. आहे ना, आहे. ओके 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 डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये झोपता येत नाही मॅम, ऐकतोय छान. ओके ओके. स्टेप्स वगैरे नोट डाऊन करा, म्हणजे तुम्हाला पुढे कामात पडेल. ठीक आहे मॅडम, पुढे जाऊया. चला पुढे जाऊया. आता बघा, आपण जेव्हा हा खूप सारा डेटा इथे ठेवत असतो, आता मी तुम्हाला डेमोसाठी काय मॅडम केलं की हिंदी एक हिंदी हिंदी हो. सॉरी मराठी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम मराठी चालू हो गया कि भूल जाते हिंदी में, तो सॉरी फॉर दैट। देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो हमने हमारे सैंपल एंट्री के लिए मैंने 8-10 एंट्रीज कर दी है, लेकिन जब हम एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। 8-10 लोगों की एंट्री रहती तो हम मैन्युअली कर लेते हैं, कितनी मैक्सिमम है कितनी मिनिमम है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इमीडिएटली देख के ही पता कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है तब हम एंट्री करते हैं शीट में, है ना। तो देखिए मेरे पास बहुत बड़ी शीट है, यहाँ पे मैं यहाँ से इनके नाम ले लेती हूँ। हॅलो मॅडम, हाँ बोला सर. आम्ही मराठी मीडियमचे. मराठी मीडियमचे आहे का तुम्ही? हो हो. अच्छा आम्ही त्यावेळेस कॉलेज कुराडी. अच्छा, ठीक आहे ना सर, काय हरकत नाही. हिंदी समजते आपले. समजते ना. हो हो. आपल्या मराठी लोकांना काही प्रॉब्लेम नाही सर हिंदी समजण्याचा, हिंदी लोकांना मराठी नाही समजत, तो प्रॉब्लेम आहे. हो हो तिथे आहे की नाही. आपण मराठी हिंदी समजून घेतो, हा, पण हिंदी लोक जे असतात ना सर त्यांना मराठी नाही समजत, त्याच्यामुळे काय होतं की त्यांच्यासाठी आपल्याला हिंदी बोलावं लागतं. हो उद्या उद्या काही. हा, तुम्हाला कुठे डाऊट आला तर विचारा, की आताच काय तुम्ही नंतरही केव्हाही विचारू शकता मला, असा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक आहे ना, आपण इथेच आहे कोराडी कॉलेज. हो तुम्ही जाता जाता मला भेटू शकता. काटकर सर तुम्हाला नाही भेटते ना, आम्ही येतो ना. हो हो, काटकर सर आपल्या ओळखीचेच आहेत, काही हो प्रॉब्लेम नाही. ते आहे त्या कोर्स. कम्प्युटर वाले सगळे आपल्या ओळखीचेच आहेत. हो हो. आता मी काय केलं की हे सगळं सेम डेटा कॉपी करून राहिलेली आहे इथल्या इथे, तर थोडंसं तुम्हाला बेअर करावं लागेल, कारण की सेम डेटा आपल्याकडे येणार आहे आता याच्यामध्ये. ठीक आहे, करून टाकू. तुम्हाला डेमोसाठी म्हणून मी हे कॉपी केलेला आहे इथला डेटा. चलो आता पहा, आता आपला जो खूप सारा डेटा है ना, तो बहुत सारे डेटा में से जैसे हमने ये रिजल्ट और ये निकाले थे, इस फॉर्मूला को भी हम क्या करते हैं, नीचे तक के ड्रैग कर देते हैं, सो दैट हमारा डेटा यहाँ पे अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए पास फेल ये वो सब हमारा क्या हो गया, इमीडिएटली निकल गया। अभी हमारे पास थोड़ा ज्यादा वाला डेटा यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है, अब देखिए जब हम इस डेटा की एंट्री कर लेते हैं, पूरा करके हो गया है हमारा, अभी हम रिजल्ट भी हमने निकाल दिया है, तो रिजल्ट निकालने के बाद हमारा सबसे पहला एम होता है इनकी मेरिट लिस्ट लगाना।
है कि नहीं? किसको सबसे ज्यादा मार्क्स है और किसको सबसे ज्यादा कम मार्क्स है, उस हिसाब से हमको इसको अरेंज करना होता है ना? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस पूरे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम एडवांस चीजें करने जाते हैं तो हम एक सजेशन देते हैं कि पहले आप अपने डेटा का बैकअप लेके रख दीजिए, क्योंकि अगर हमारा डेटा कहीं गड़बड़ी में करप्ट हो गया तो हमारा ओरिजिनल डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा फिर से वो, और फिर से एंट्री करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए का मीनिंग होता है सिलेक्ट एंटायर शीट, कंट्रोल सी का मीनिंग होता है कॉपी, और किसी और शीट में जाके हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि अगर हमारी कुछ गलती हो जाए इधर उधर तो हमारा ओरिजिनल डेटा यहीं पे हमारा मिल जाएगा, और इस शीट को हम क्या करते हैं, रीनेम करके इसको बैकअप डेटा या ओरिजिनल डेटा नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा एक जगह पे हमारा सेफ है, और अब हम हमारी शीट 4 में फिर से क्लिक करके ये जो डेटा है इसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग अब हम लगाते जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारी एडवांस चीजें हम लगाने जा रहे हैं उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा। कभी भी एक ही कॉलम पे आप फॉर्मेटिंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक ही कॉलम को फॉर्मेट कर दिया तो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा। अगर मैं ये पेपर 1 के कॉलम को अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर दूं तो क्या होगा, ये सोनू के जो 63 मार्क्स है वो किसी और को चले जाएंगे, और किसी और के मार्क इस सोनू को आ जाएंगे। ठीक है ना? ये जो अक्षता है, अक्षता के मार्क्स जो उसके यहाँ पे लिखे हुए हैं वो किसी और को चले जाएंगे, और उसके मार्क्स इसको आ जाएंगे, तो दैट ये बराबर नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना है, एंटायर रोल नंबर से लेके रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सिटी तक के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देन वी क्लिक एट द डेटा ऑप्शन। ये जो मेनू है ना, फॉर्मूला के बाजू में एक मेनू है डेटा, डेटा के बाजू में यहाँ पे हमको दिख रहा है नीचे में सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड का यूज होता है अरेंज द डेटा इन, देखो ए टू जेड जो है उसका मीनिंग है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और Z टू A जो होता है उसका मीनिंग होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं A टू Z करूं तो मेरे डेटा में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डेटा एंट्री की है वो मेरे पहले कॉलम पे रोल नंबर से की है। ये जो A टू Z होता है वो क्या करता है, आपका एग्जिस्टिंग डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम। जो भी फर्स्ट कॉलम होता है उसका यूज करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर देता है। तो मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में एंट्री की है तो मुझे डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अगर Z टू A कर दूं तो देखिए तो क्या हो गया, इज इट विजिबल? कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? जागी ठेवणार आहे मी सगळ्यांना, यस यस मैम झोपू नाही देत। हाँ, इज इट विजिबल? कोई Yeah, चेंजेस दिख रहे हैं क्या? यस दिख रहे हैं ना? हाँ, तो क्या हो गया, अब हमारा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया है ना? सबके सबका देखो, शुभम का नाम ऊपर में आ गया है और जो हमारा सोनू का नाम था वो सबसे नीचे चला गया, क्योंकि हमने उसको इन असेंडिंग ऑर्डर किया। फिर से मैं अगर सॉरी डिसेंडिंग किया, मैं अगर असेंडिंग को क्लिक कर दूं तो फिर से मेरी सोनू का नाम ऊपर में आ जाएगा, और वो जो हमारा शुभम था, शुभम भोयर, वो सबसे नीचे आ गया। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, A टू Z और Z टू A का आपको यूज बता दिया। लेकिन हर बार हमको पहले कॉलम पे ही असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता है क्या? नहीं, मैंने जैसे आपको अभी कहा कि मुझे मेरिट लिस्ट लगानी है। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, है कि नहीं? तो परसेंटेज के बेसिस पे हम उसको मेरिट वाइज लगाएंगे। सिर्फ सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो ऊपर आएगा फर्स्ट नंबर पे, और सबसे कम है वो लास्ट नंबर पे। द मीनिंग इज दैट आई वांट टू अरेंज द डेटा इन सम अनदर कॉलम एंड दैट कॉलम इज परसेंटेज, उसका नाम है I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाजू में जो लिखा हुआ है सॉर्ट, उसको क्लिक करेंगे। Now this allows you to
arrange the data in ascending or descending order on the basis of one and more columns. यानी एक कॉलम पे और बहुत ज्यादा कॉलम्स पे भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख किया गया है सॉर्ट बाय रोल नंबर. रोल नंबर नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे चाहिए सॉर्ट बाय परसेंटेज. परसेंटेज के बाद में कैसे होना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर रही हूँ. और जैसे ही मैं ओके कर देती हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे अभी परसेंटेज के कॉलम पे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया है. देखिए दिख रहा है क्या, आप परसेंटेज के कॉलम की तरफ देखिए. Yes, ma'am. ये देखिए जो परसेंटेज का कॉलम है ये हमारा क्या हो गया है, 76, 74, 67, 67 अप टू 49. ठीक है, देखिए 49 जिसके परसेंटेज थे वो सबसे नीचे चले गए, 76 जिनके परसेंटेज है वो ऊपर आ गए, और अलोंग विद देयर रोल नंबर्स. ऐसे नहीं है कि रोल नंबर 1 2 3 4 ही रह गए और हमारा ये डेटा अरेंज हो गया. ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो जो प्रीति नाम की लड़की है जिसको 76% है, जो फर्स्ट मेरिट है वो फर्स्ट ही आनी चाहिए. ठीक है, अब और देखिए हमारे जो डेटा है इसमें हमारे 76% में 5-6 लोग हैं. कितने लोग हैं देखो, 1 2 3 4 5 है ना. इसमें हमारे है 7 लोग हैं 76% पे. अब 76% पे ये प्रीति का नाम ऊपर में आ गया, फिर नाजिम का आ गया, फिर और एक प्रीति है शिंगाड़े. ये प्रीति और ये प्रीति, ये दोनों के नाम तो सेम ही है, लेकिन इनका नाम ऊपर में आ गया, इनका नाम नीचे में आ गया. ऐसा क्यों हुआ, परसेंटेज दोनों के सेम है लेकिन लिखते समय ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया. इसका मतलब ऐसे है कि जब भी कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर डेटा को अरेंज करता है तो वो उसके आस्की कोड के हिसाब से उसको अरेंज करता है. आस्की कोड कंप्यूटर की अपनी नंबर की भाषा है ना, उस कोड से वो उसको अरेंज करता है. और वो जो कोड होते हैं वो ABCD जो नंबर्स होते हैं हमारे स्मॉल ABCD वो पहले आते हैं, उसके बाद में कैपिटल ABCD आते हैं. तो उस हिसाब से उसने क्या कर दिया, प्रीति का नाम पूरा कैपिटल में है तो उसको ऊपर में आ गया, और ये प्रीति का नाम स्मॉल में है इसलिए वो नीचे आ गया. समझ गए. ये नाजिम का नाम NA ऊपर में आ गया, ये नेहा का नाम NE है करके नीचे आ गया, और निशा और NI के नीचे आ गया. समझ गए. तो ये चीजें कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ आस्की कोड होती है. अब मैं क्या करती हूँ, इन नंबर्स को देखो, इनके परसेंटेज तो ऐसे है, इनके नाम अलग अलग आ गए हैं, इसको भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, परसेंटेज के ऊपर ही किया था, अब हम इन सब लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन अगेन आई से सॉर्ट द डेटा, है ना. पहले वाला कॉलम था मेरा परसेंटेज के हिसाब से, मैं और करती हूँ एड द लेवल. अब मैं यहाँ पे लेती हूँ देन बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट. अब नेम ऑफ द स्टूडेंट में हमने क्या लिया है, A to Z लिया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिया है. छोटा वाला सबसे ऊपर में आएगा, बड़ा वाला सबसे नीचे में आएगा. ओके, अब देखिए नाम कैसे बदल गए, बदले क्या देखिए, तो ये 76% का ही देखिए आप, 76% A to Z. नाम कैसे दिए मैंने, A to Z. जो सबसे छोटा है वो ऊपर जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो नीचे आएगा. इसलिए प्रीति का नाम नीचे आ गया, दर्शना का नाम ऊपर में आ गया. ABCD, फिर M, फिर N, फिर N और फिर P. समझ गए. तो इस हिसाब से क्या हो रहा है हमारा असेंडिंग. अब इसी डेटा को हम डिसेंडिंग में करते हैं तो फिर से हमारा जैसे पहले वाला था, P पहले ये बात. ठीक है, अब हमने परसेंटेज के ऊपर में ये सारा डेटा अरेंज किया था. मैं अगर नेम के ऊपर में कर दूं तो क्या होगा, देखिए फिर से मैंने कॉपी कर लिया पूरा डेटा को, राइट. देन अगेन आई से सॉर्ट द डेटा. मैं ये दोनों लेवल को निकाल देती हूँ, डिलीट द लेवल्स. अब मैं करती हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट A to Z. ओके, अब देखिए
अब पूरा डेटा बदल गया। परसेंटेज के बेसिस पे है क्या? नहीं। अब कौन से बेसिस पे अरेंज हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नेम, एंड वो भी A to Z। तो अभिजीत, अभिलाषा, ये ए वाले सबसे पहले आ गए, फिर बी वाले आए, फिर सी आया, फिर डी आया, और फिर ऐसे करते करते जेड यानी डब्ल्यू तक के, वी तक के हमारे नाम से। तो ये सारा डेटा उस हिसाब से अरेंज हो गया। समझ लगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कॉलम या ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स आप इस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे किस तरह से इसको अरेंज करना है, ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। समझ गए? अब इसी में हमारा क्लास का भी एक आधा कॉलम हो जाए, इसी में एक आधा हमारा सिटी का कॉलम हो जाए, तो उस हिसाब से भी हम हमारा डेटा अरेंज कर सकते हैं। सपोज है क्या, मुझे देखने दीजिए, मैंने कुछ डेटा रखा था यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे एक डेटा है मेरा, इनका क्लास एंड सिटी यहाँ पे डाला हुआ है। ये मैं कॉपी कर लेती हूँ अपने डेटा में, कंट्रोल सी, हमारा है शीट 3। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, अब इस डेटा को, ये अलग ही डेटा है शायद, ये दूसरा वाला डेटा है, यहाँ पे नहीं करते हैं। ये शीट 4 थी ना हमारी, यहाँ पर कंट्रोल वी। अब आपने जो किया है उसमें, ठीक है। अब हमारे पास क्लास वाइज भी डेटा है ना, हमारे पास सिटी वाइज भी डेटा है। तो मुझे अगर कुछ लेटर भेजने हैं, क्लास वाइज भेजने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, या मुझे वो डेटा को जास्त नाव आहेत ना आपल्याकडे, तो क्लास वाइज मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी इसको, एंड देन सॉर्ट बाय क्लास नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, अब ये DCCA वाले पहले आ गए, फिर DCS वाले आ गए, और फिर MCA वाले आ गए, फिर MCM वाले। अगर हमको सिटी पे करना है तो सिटी वाइज भी हम कर सकते हैं, और लेते हैं उसको यहाँ पे ऐड करके, और उसके बाद में सिटी वाइज ले सकते हैं, या डायरेक्टली भी यहाँ से सिटी वाइज ले सकते हैं। सिटी वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये अमरावती वाले, फिर दिल्ली वाले, फिर नागपुर वाले। तो इस तरह से हम हमारा डेटा अरेंज करके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ में और एक ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन। ठीक आहे, हे कळलं का तुम्हाला, असेंडिंग डिसेंडिंग? Yes, madam. Yes. कळलं ना? हा, आता बघा, कधी कधी काय होतं की ह्या लोकांची आपल्याला लिस्ट पण लावायची असते, है ना। जब हम हमारे स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं, पूरा के पूरा कॉलेज वाला, तो कॉलेज के डेटा में से हमको क्या होता है, मेरिट लिस्ट लगानी होती है क्लास वाइज। उसके बाद में हमको कभी कभी एडमिशन के समय में लिस्ट लगानी होती है कैटेगरी वाइज, है ना। क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज ऐसे डेटा जब हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये बाजू वाला ऑप्शन यूज करते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर को जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, डेटा पूरा सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है एवरी टाइम, है ना, सॉर्टिंग के समय भी। और दिया तो इमीडिएटली सभी कॉलम्स के साथ में यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंबल आ गया है, इसे ट्रायंगल दिख रहा है, दिसतंय का? दिसतंय। आता मला ह्याच्यातनं स्टॅटिस्टिक्स काढायचं आहे कि हमारे कॉलेज में से पास कितने हुए और फेल कितने हुए, कितने स्टूडेंट पास हो गए, कितने स्टूडेंट फेल हो गए। तो मैं क्या करती हूँ, रिजल्ट पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ से डी सिलेक्ट करके पास को सिलेक्ट करती हूँ, ओके। तो कितने बच्चे पास हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। ये जो सारे पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे। तो अभी आपको काउंट करना पड़ेगा कितने पास हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते हम जाते हैं
ऊपर में जाते हैं फिर से नीचे आते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, ब्लिंक हो जाती है ना. हाच घेतला होता की हा घेतला होता, 5 मध्ये हा होता की 6 मध्ये हा होता, असं होऊन जातं. तर तेव्हा काय करायचं, असं न करता फक्त यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉलम. देखिए लेकिन सिलेक्शन के समय क्या करना है, एक ही कॉलम लीजिए. अगर 2 कॉलम हो गए तो एडिशन अलग हो जाएंगी, काउंटिंग अलग हो जाएगा. सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे में देखना है टास्क बार पे, तो आपको दिखेगा काउंटिंग कितना आ गया, 31. यानी हमारे क्लास के 30, हमारे कॉलेज के 31 स्टूडेंट्स पास हो गए. ठीक है, फिर हमने यहीं पे क्लिक कर दिया और कहा अब फेल दिखाओ. ओके, तो अब मेरे फेल वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई. फेल कितने हैं, 23 फेल. तो पास एंड फेल का रिजल्ट मेरा इमीडिएटली यहीं पे निकल गया. कहीं जगह पे हम उसको डाल के उसकी एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, सब दिखा दो तो पूरे स्टूडेंट आ गए. कितने फेल थे कितने पास थे वो हमने निकाल लिए. फिर हमको क्या होता है कि हमको क्लास वाइज पास फेल निकालने है ना. तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास का ही डेटा लेंगे. मैंने क्या किया, पहले डीसीसीए वाले स्टूडेंट्स का नाम दिया. ओके, तो मेरे डीसीसीए के स्टूडेंट्स आ गए. कितने स्टूडेंट्स है डीसीसीए में, 19 स्टूडेंट्स है मेरे डीसीसीए में. ठीक है, मेरे 19 स्टूडेंट्स है, डीसीसीए का कोर्स है. देन मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें से पास कितने हैं, ये मेरे पास वाले स्टूडेंट्स हैं. पास किती आहे 10. फेल किती आहे, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल, मैंने यहाँ पे निकाल लिया. फेल वाला सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे लिख के आ गया 9 मेरे पास एंड फेल. ठीक है, फिर मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया. ओके, यहाँ पे भी आके मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट ऑल कर दिया. ठीक है, नहीं डिसिलेक्ट करती हूँ मैं. डीसीसीए हो गया, अब डीसीएस का लेते हैं. डीसीएस, डीसीएस में कितने फेल है कितने पास है, डीसीएस में इतने पास है. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास है, तो 8 है. 8 पास है और कितने फेल है, तो हमारे ये 4 फेल. तो इस तरह से हम हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसके साथ में हम इन पर्टिकुलर लिस्ट को भी कॉपी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे मेरिट लिस्ट लगानी है ना. तो मेरिट लिस्ट के मुझे कैसे होता है, डीसीएस वालों की इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर इनके मेरिट लिस्ट लगानी है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगी, है ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. देखिए मेरा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 76 74 ऐसे परसेंटेज डीसीएस के स्टूडेंट, ये पास ये फेल. और इस डेटा को मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और किसी शीट में जाके या यहीं पे जाके इसको कंट्रोल भी पेस्ट कर देती हूँ. दीज आर द डीसीसीए स्टूडेंट्स. तो ये मेरी एक लिस्ट मेरे पास बन गई, डीसीसीए स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट. इसी तरह से मैं दूसरे क्लास के भी सारे स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगा सकती हूँ. समझ गए आप. तो ये बहुत काम की चीज है, हर रिजल्ट के समय में और एडमिशंस के समय में भी हम इस तरह से हमारा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए ये नॉट ओनली इन कॉलेज पर्पस, ये जो हमारा रिसर्च वर्क होता है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हमारे पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं. और देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये जो परसेंटेज निकाला हुआ है, इस परसेंटेज को भी मुझे कुछ फॉर्मेटिंग्स लगाने होते हैं ना, फिल्टर्स लगाने हो. तो फिल्टर्स में मैं कहती हूँ कि मेरे कॉलेज में 50% वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 to 60% वाले स्टूडेंट कितने हैं, अबव 65 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, लेस देन और इक्वल टू 60 कितने हैं, बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज कितने हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स कितने हैं, एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, एवरेज के अबव कितने स्टूडेंट्स हैं,
ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स अगर मुझे निकालना है तो आई कैन यूज दिस नंबर फिल्टर सो दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। ये बहुत काम की चीज है, हर जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मुझे चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को लेस देन 25 मार्क्स मिले हैं, है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी लेस देन कितने, लेस देन 35 वाले कितने, ओके। तो लेस देन 35 फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम ये वाले बच्चे, यानी इनको हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर ब्रिज कोर्स में डालना है। इनके नाम हमारे ब्रिज कोर्स में आएंगे, ब्रिज कोर्स में हम उनको स्पेशल क्लासेस पढ़ा देंगे, उनका इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फिर जब हमारी नैक कमेटी आती है तो हमको दिखाएंगे कि हमारे कॉलेज में हम इस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एग्जाम लेते हैं, क्लास वाइज एग्जाम लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेते हैं, उसमें से हम हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको कम मार्क्स मिले हैं उनको किसी और कोर्स में डाल देते हैं, उस ब्रिज कोर्स में डालने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट टेस्ट करते हैं, फिर उनको इम्प्रूव करके फिर उनको उनका एनालिसिस करके फिर उनका हमारा डेटा अलग से हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ अगर हम स्टार्टिंग से ही करें तो हमारी नैक कमेटी जब आती है या हमारी कोई सी आपके कॉलेज में जो भी कमेटी आती है तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत इमीडिएटली और इजीली अवेलेबल कर देना पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शीट। जैसे ही आप इसको क्लिक कर दोगे फिल्टर को तो ये चला जाएगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो इमीडिएटली आ जाएगा, लेकिन आएगा कब, जब आप इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करोगे तभी आएगा, और एवरी टाइम पूरा डेटा सिलेक्ट करके ही आपको ये एडवांस चीजों का यूज करना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक कि हेवी तो नहीं हुआ, कोई डाउट है इसमें, काही डाउट आहे याच्यामध्ये? नहीं मैडम। नो मैम। हाँ चलो हेलो आगे मैडम। चलते हैं। हेलो हाँ मैडम। बोला सर। हाँ बोलिए। मैडम हाँ बरेच यस वेळेस सर। अपन हाँ बहुत बार अपन ये यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट देखते हैं ना, अभी जो हम एग्जाम ले रहे हैं हाँ स्टूडेंट हाँ की, तो उस लिस्ट में हाँ है ना हाँ स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट जो है ना ऊपर में रहते हैं और लास्ट में मेल स्टूडेंट के नाम रहते हैं, तो उसकी सॉर्टिंग कैसे करते हैं मैडम? मेल अल्फाबेटिकली फीमेल रहते हैं, पर नहीं, जो मेल हाँ फीमेल कर देते हैं, मेल फीमेल कर देते हैं उनको, है ना, ओके, जेंडर का कॉलम लगा देते हैं। अच्छा हाँ जेंडर के कॉलम में मेल फीमेल कर देते हैं उनको एम और एफ डाल के, और फिर उसके बाद में फिर उसको सॉर्ट करते हैं नेम वाइज, ओके ओके है ना, तो आ जाएगा, है कि नहीं, आ गया ध्यान में सर। हाँ 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 एक कॉलम ऐड कर देंगे इसमें मेल और फीमेल का, तो पहले उसको सॉर्ट कर देंगे मेल एंड फीमेल के हिसाब से, और फिर उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे राइट नेम राइट के हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे भी चाहिए आपको, राइट ओके ठीक थैंक है। यू और कोई डाऊट विचारत जा, डाऊट विचारले की काय होतं की खूप नवीन नवीन गोष्टी आम्ही पण त्याच्यानुसार शोधतो, है ना। आपके जो क्वेरीज होते हैं उस क्वेरीज हम वेलकम क्यों करते हैं क्वेरीज को, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं। अगर नई चीजें हमको क्वेश्चन में आ जाए ना तो क्या होता है, नई चीजें पढ़ाने में ढूंढने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है कि चलो भाई अभी एक नई चीज है, अभी सर ने बताया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो भी डाल दूंगी, जेंडर वाइज कैसे अरेंज करना है उसको और उनके नाम वाइज कैसे अरेंज करना है। जैसे हमने क्लास वाइज कर दिया, सिटी वाइज कर दिया, हम कैटेगरी वाइज भी कर देते हैं। बहुत डेटा मेरे पास ऐसे भी है जो कैटेगरी वाइज है, तो क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज ऐसे भी हम उसको अरेंज करते जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमारी जैसे जैसे है उस हिसाब से हम उसको करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो चलिए आगे। काय झालं? तो देखिए यूनिवर्सिटी के पास बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है ना। तो यूनिवर्सिटी में जब डेटा सभी कॉलेज का डेटा पहुंच गया है तो मुझे ये निकालना है, देखिए जैसे यहाँ पे डीसीसीए इतने हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज का डेटा आने के बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे निकालना है कि कौन से कॉलेज का डेटा आ गया है, कौन से कोर्स का डेटा आ गया है, कौन से कोर्स का डेटा आने का है,
तो ऐसे जब होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि कितने लोग, जैसे मैंने सिटी कर दी है, सिटी का कॉलम है मेरे पास, तो ऐसे बहुत सारे सिटीज के स्टूडेंट्स हमारे पास, तो मुझे निकालना है कि हाउ मेनी cities are there from where the different participants are there, different students are there। मैंने कह दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सिटीज से हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, लेकिन हाउ मेनी मैंने नंबर, मुझे परफेक्ट नंबर चाहिए। हाँ, 5 सिटीज से है, 2 सिटीज से है, एक ही सिटी से है, 10 सिटीज से है, ये जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इनमें से यूनिक वैल्यूज मुझे चाहिए। So for that purpose we can use this remove duplicate option। तो जो एंटायर डेटा मैंने सिलेक्ट करके रखा है उसमें से मुझे क्या करना है, क्लिक ओवर हियर रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट में मुझे कौन से कॉलम से डुप्लीकेट निकालने हैं। मेरा सिंपल डेटा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिटी को रिमूव कर दूंगी और उसमें से मेरा डेटा आ जाएगा। लेकिन मेरे नंबर्स है, मेरे पॉपुलेशन है, मेरे पॉपुलैरिटी है, मेरा सेल है, इतने सारे रिसर्च वर्क में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स का यूज करके मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बहुत सारे कॉलम्स है, कहाँ से मुझे करना है, तो मैं पहले अनसिलेक्ट ऑल कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए सिटी में से, ठीक है। तो ओके, देखिए 49 duplicates values were there, है ना, और 5 यूनिक वैल्यूज आर देयर, यानी 5 सिटीज से हमारे स्टूडेंट्स बिलोंग्स करते हैं। 49 हमारे डुप्लीकेशंस में थे। अगर मैं ओके कर दूं तो ये डुप्लीकेट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, है ना, परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, राइट। तो अगर मैं ओके कर देती हूँ तो परमानेंटली रिमूव हो गए, लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ तो फिर से आ जाए, अनडू कर देती हूँ तो, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट करते समय बी केयरफुल, और इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम एडवांस चीजें करते हैं तब आपको आपका बैकअप लेके रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से भी अगर हम आगे चले गए और हमने अनडू नहीं किया और सिस्टम बंद कर दी, या लाइट चले गए, या पावर ऑफ हो गया, या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इमीडिएटली अनडू ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर हम हमारे ओरिजिनल से हमारा डेटा बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डुप्लीकेट फ्रॉम सिटी। मुझे कितने क्लास के लोग ऐसे देखना था, तो मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट्स, अनसिलेक्ट ऑल, और मैंने क्लास ले लिया, ओके। तो मुझे पता चला कि मेरे पास 4 क्लासेस का डेटा अवेलेबल है। मेरे कॉलेज में 4 अलग अलग यूनिक कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, और उसके 50 डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी 50 स्टूडेंट्स मेरे पास उसके अवेलेबल, ठीक है। ओके कर देती हूँ तो मेरे बाकी के चले गए, 4 ही नाम मेरे पास है। कंट्रोल Z करती हूँ तो मेरे पास पूरे नाम से, ठीक है। उसी तरह से नेम में भी हम डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमारा डेटा तो डुप्लीकेट ही पूरा, क्योंकि मैंने सभी डेटा को कॉपी कर दिया है, तो नेम में से भी हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे किसी भी कॉलम का डेटा डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके यूनिक वैल्यूज उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ यूनिक वैल्यूज वी आर यूजिंग दिस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन, समझ गए। और एक काम की चीज मैं पढ़ाना चाहती हूँ आपको, वो है डेटा वैलिडेशन। ये इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये काम की चीज है। जब भी हम एंट्री करेंगे, हमारी डेटा एंट्री करेंगे, तब हमारी एंट्री जो है वो वैलिड होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अभी डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दिए, डुप्लीकेट नंबर्स डाल दिए, डुप्लीकेट क्लासेस डाल दिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट थे, इसलिए हमने डुप्लीकेट डाल दिए, वो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं 100 मार्क्स में 258 मार्क्स उसको डाल दूं, तो ये क्या है, गलत है। दिस इज नॉट अ वैलिड डेटा। डुप्लीकेट तो होते ही है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए होते हैं, तो वहां पे हम डुप्लीकेट का ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हमको वैलिडेशन लगाना बहुत जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री। अगर हम उसी स्टेज से, मैं आपको
जैसे स्टार्ट किया था ना क्लास एंट्री के लिए, तभी मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन क्या है बिगनर्स लोगों को एकदम बहुत ज्यादा चीजें बता दो तो वो डर जाते हैं, है ना। तो उनका डर पहले निकल जाए, वो कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर हम उनको परफेक्ट बना सकते हैं, है ना। टू मेक योर डेटा एंट्री परफेक्ट वी कैन यूज दिस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। अब देखिए, अब हमने तो यहाँ पे एंट्री कर दी है, लेकिन ये जो मेरे कॉलम्स है, यहाँ पे मुझे इस कॉलम के लिए डेटा एंट्री मुझे क्या करना है, आई हैव टू सिलेक्ट दैट रेंज ऑफ द डेटा। जिस रेंज में मुझे एंट्री करनी है, ये मेरे सी वाला जो कॉलम है पेपर 1 के मार्क्स है, ठीक है। पेपर 1 के मार्क्स से एंट्री करते समय मैं क्या करूंगी, डेटा वैलिडेशंस लगाऊंगी। डेटा वैलिडेशंस के लिए मुझे पूछा जाता है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए वहां पे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि एक्सेल हमको 3 टाइप का डेटा बोलती है, नंबर, कैरेक्टर एंड फॉर्मूला। लेकिन नंबर यानी क्या, एनी नंबर। उसको ये पता नहीं होता है कि ये मार्क्स है, ये परसेंटेज है, ये किसी की सैलरी है, ये किसी ने सेल किया हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। उसको सिस्टम को कुछ नहीं पता। आपने ऊपर में लिख भी दिया मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 25, फिर भी उसको थोड़ी समझता है ना। उतना इंटेलिजेंस, उतना आईक्यू कंप्यूटर के पास नहीं है। वो आईक्यू हमारे पास है और हमको उसको यूज करना है ना। तो उसके लिए हमको उसको बताना होता है कि मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो होल नंबर चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, वो आप ले सकते हो, मैं बताऊंगी आपको। अब कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए लेस देन कौन सा नंबर, तो लेस देन 99, यानी 99 के ऊपर किसी को मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। ओके, अब जब भी मैं यहाँ पे एंट्री करूंगी तो मुझे वो अलाउ करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने 99 कह दिया तो क्या हो गया, उसने एक अलर्ट मैसेज मुझे दे दिया कि रीट्राई, आपने जो एंट्री की है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ या मैं रिसर्चर हूँ या मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, और मुझे पता है कि मैं मार्क्स की एंट्री कर रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है 99 नहीं ले रहा है, इसका मतलब इसको थोड़े कम मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्री कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए एंट्री कर रही हूँ, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे नहीं पता है। मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगी ऐसे, वो फिर से मैसेज देगा, फिर से मैं वैल्यू डालूंगी, फिर से वो मैसेज देगा। तो ये जो एंट्री करने वाला पर्सन है उसको तो बहुत तकलीफ होगी, है ना, इनकन्वीनियंट उसको एंट्री का होगा। इसीलिए क्या करना है, जब भी हम ऐसे वैलिडेशंस लगाते हैं तब क्या करना है हमको, एट दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई सम मैसेजेस अलोंग विद दैट डेटा, है ना। तो वैलिडेशन के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज क्या है मेरा, प्लीज एंटर द वैल्यू लेस देन 99। इतना बड़ा नहीं डाला, छोटा सा शुड बी लेस देन 99 ऐसे भी डाल दिया तो भी चलता है ना। ओके, तो क्या होगा, जब भी वो एंट्री करने यहाँ पे आएगा, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, तो उसको यहाँ पे मैसेज मिलते जाएगा, प्लीज एंटर द वैल्यू लेस देन 99। तो वो अपने आप एंट्री, फिर भी कभी कभी गलती से हो गए तो क्या होगा, वो आपको इमीडिएटली अलर्ट मैसेज देगा कि डू नॉट एंटर दिस वैल्यू, दीज आर द इनवैलिड एंट्रीज, ठीक है। रिट्राई करके फिर से हम उसको नई एंट्रीज वहां पे डाल सकते। This is the simplest way to insert valid data in your sheet, ठीक है, ये सिंपल वे। इससे और एक सिंपल वे आपको मैं बताने वाली हूँ, जब हम कैरेक्टर टाइप डेटा डालते हैं, है ना। अभी ये हमारे कोर्सेज के लिए है ना, ये जो कोर्सेज है हमारे, ये कोर्सेज के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की हमारी कोर्सेज की एंट्री। देखो, एक्सेल ऑलरेडी स्मार्ट है, मैंने आपको इससे पहले भी 4 बार बता दिया कि एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। अगर मैं एम प्रेस करती हूँ तो वो इमीडिएटली एमसीएम या एमसीए या एमएससी फटाफट ले लेता है। लेकिन जब एम नाम के बहुत सारे वैल्यूज हो जाते हैं तो उसको कंफ्यूज होता है, तो वो उसका इंटेलिजेंट यूज नहीं कर सकता है, उसका स्मार्टनेस वहां पे वो यूज नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम करते हैं एन,
तो तुरंत नागपुर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम करते हैं M तो तुरंत मुंबई आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर करते हैं A, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे अमरावती लिखा हुआ है तो इमीडिएटली उसने एंट्री कर दी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं M करती हूँ तो उसको थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि MCM, MCA, MSc ऐसे बहुत सारे M नाम के कोर्सेस यहाँ पे है ना। तो जब मुझे कोई वैल्यूज यानी कोई कैरेक्टर वैल्यूज वहां पे इंसर्ट करने हैं और वो भी मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने MCA 1 लिखा है, कहीं पे MCA 2 होगा, कहीं पे MCA 3 होगा, है ना। तो डेटा एंट्री करते समय लोग क्या करते हैं, कोई कैपिटल में कर देता है, कोई स्मॉल में कर देता है, कोई कैपिटल M और बाकी के दो चीजें स्मॉल कर देता है ना। जैसे कॉलेजेस के नाम है, कॉलेजेस के नाम बहुत बड़े हैं, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, उसको लॉन्ग फॉर्म में भी डाल सकते हैं। किसी ने धनवटे नेशनल कॉलेज है ना, और किसी ने DNC लिख दिया, तो DNC इज नॉट इक्वल टू धनवटे नेशनल कॉलेज, है ना। जैसे सर ने कहा था कोराडी का कॉलेज, तायवाड़े कॉलेज पूरा लिख दिया तो और उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो वो दो चीजें क्या हो गई, अलग अलग। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए मुझे डेटा एंट्री करते समय कैसे चाहिए कि जो भी डेटा एंट्री हो एक जैसे, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन यूज करती हूँ। तो अगेन आई गो टू द वैलिडेशन पार्ट, डेटा वैलिडेशन, और सेटिंग में जाके हम करते हैं यहाँ पे लिस्ट। अब कौन सी लिस्ट चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। उस लिस्ट में से मैं ये वैल्यूज को ले सकती हूँ, ठीक है। जब भी मैंने आपको कहा था, अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, एक लिस्ट में यहाँ पे बना के रख रही हूँ। मेरी लिस्ट में लिखा हुआ है DCCA, DCS, MCA, MSc, MCM, बस इतने ही मेरे कोर्सेस है, इतना ही मुझे लिस्ट चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जब मैं एंट्री करूंगी तो मैं उसको कहूंगी वैलिडेशन। ये आपको कहीं तो भी एक जगह पे लिख के रखना होता है, ठीक है। कौन से वैल्यूज, लिस्ट वैल्यूज। लिस्ट कहाँ से लिख रही हूँ मैं, तो मैंने सोर्स दिया है उसको, ये पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। ये आने के बाद में अब देखिए, ओके, अब जब भी हम यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे हमको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है, DCCA, MCA, MCM, फिर से ये जो मेरा स्टूडेंट है वो मेरा DCS का है, इसके बाद का है DCCA का, इसके बाद का है MCA का है, इसके बाद का है MSc का है। तो मेरी जो एंट्री हो रही है वो कैसे हो रही है, फास्ट हो रही है, परफेक्ट हो रही है, और मुझे ये चीजों का परफेक्शन है कि मेरे कॉलम्स में दूसरे कोई नाम नहीं आएंगे। मैं यहाँ पे BSc या PhD या MPhil ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं फॉर द डेटा एंट्री पर्पज, यानी कोई भी गलत एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, जो भी होगी यूनिक होगी एंड परफेक्ट होगी। समझ गए। ऐसे ही कॉलेज के बड़े बड़े नाम है वो भी हम यहाँ पे लिख के रख देंगे, उसी लिस्ट में से आपको एंट्री करनी है। इनवैलिड एंट्रीज आर नॉट अलाउड इन आवर शीट। तो इस तरह से आप आपकी एंट्री भी परफेक्ट और वैलिड करके आपका डेटा अच्छे से स्टोर करके रख सकते। समझ लगा सर, मैडम? मैम, यस मॅडम. समजलं ना? सर मला वाटतं 2 वाजलेत का मॅडम? येस मॅडम, इट्स 2 o'clock. 2 o'clock. आता स्टॉप Madam, करायचं we आपण? wanted 10 minutes break before starting the third session. You will get half an hour break, don't worry. Okay, okay. सो मॅडम आता इथे आपण थांबूया एक्सेल मध्ये, कारण की सांगायला गेलं तर बरंच आहे. खूप आहे. हा, ते काय तेच होतं? तेच. तर आपण आता अर्धा तासाचा ब्रेक घेऊया, लंच ब्रेक. वी विल टेक लंच ब्रेक ऑफ half an hour and Okay. remaining portion we will start at 2:30. 2:30. Okay. Okay? Okay, participants? Yes, ma'am.
ओके ओके मैम तो अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप लोग भी लीव करिए, मैं तब तक रिकॉर्डिंग सेव हो जाते हैं पहले 2 सेशंस के, मैं 15-20 मिनट के बाद फिर से मीटिंग ऑन करती हूँ। ओके, सो यू कैन लीव द मीटिंग, फटाफट खाना खाइए एंड ज्वाइन करिए। 2:30 को अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, चलिए, आय एम एंडिंग द मीटिंग। मंजिरी मॅडम, भेटूया 2:30 वाजता. येस, ओके. Thank you, madam. ओके. Thank you, madam.